Hello everyone, welcome to class 10th. Today I am taking the Political Science chapter 2 and the chapter name is Federalism. So today we are discussing basically what is federalism. Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Usually, a federation has two levels of government. One is the government for the entire country, that is responsible for a few subjects of common national interest, and the others are governments at the level of provinces or states, much of the day to day administering of their state. And both these levels of government enjoy their power independent of the अदर. सो बेसिकली फेडरलिज्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इसका मीनिंग क्या है? ये एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें कि जो पावर होती है वो सेंट्रल अथॉरिटी और जो वेरियस यूनिट्स होती है कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स उनके बीच में डिवाइडेड होती है. यूजुअली फेडरेशन के टू लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट में. वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, एक गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री को होल्ड कर रही है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक कॉमन जो नेशनल इंटरेस्ट्स वगैरह होते हैं. और अदर वन इज़ जो दूसरी लेवल की गवर्नमेंट होती है वो प्रोविंसेस या स्टेट्स को होल्ड करती है, यानी उनकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग एक्टिविटीज़ इन सब को होल्ड करती है. सो ये दोनों ही लेवल्स जो होते हैं गवर्नमेंट्स, इसमें दोनों अपनी पावर इंडिपेंडेंटली अलग अलग उसको रोल निभाते हैं, अलग अलग इंजॉय करते हैं पावर्स को. Federations are contrasted with unitary governments. Under the unitary system, either there is only one level of government or the subunits are subordinate to the central government, and the central government can pass on orders to the provincial or the local government. सो यहाँ पर इनका जो फेडरेशंस होती हैं इनका किस तरह से कंट्रास्ट होता है यूनिटेरी गवर्नमेंट्स के साथ. यहाँ पर यूनिटेरी गवर्नमेंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. यूनिटेरी गवर्नमेंट्स के में क्या होता है, जो लेवल होता है गवर्नमेंट का और बाकी जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सब यूनिट्स होती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड होती हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर्स पास करता है प्रोविंशियल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर. इस सिस्टम में क्या होता है, फेडरल सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर नहीं दे पाती है, बट यूनिटरी सिस्टम में वो स्टेट गवर्नमेंट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ऑर्डर दे सकती है. फेडरल सिस्टम में क्या होता है, वो अलग अलग अपनी पावर्स को इंजॉय करते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं अपनी पावर्स के लिए. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरेशन, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. So there are some features, key features of federalism which we are discussing now. First, there are two or more levels or tiers of government. यानी इसमें एक से दो या दो से ज़्यादा levels होते हैं गवर्नमेंट के, right? Second one is different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. इसमें जो गवर्नमेंट के टीयर्स होते हैं अलग अलग, वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं. जैसे कि कोई मैटर्स होते हैं लेजिस्लेशन से रिलेटेड या टैक्सेशन से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, इनको ये गवर्न किया जाता है. थर्ड, द jurisdictions ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एक्सिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड. इसमें जो भी लेवल्स और टायर्स के जो भी जुरिस्डिक्शंस होते हैं वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा उसके अंदर स्पेसिफाइड होते हैं. सो द इसमें जो एग्जिस्टेंस होती है अथॉरिटी की जो गवर्नमेंट की, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड होती है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, इस वजह से उसकी गारंटी होती है. फोर्थ, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. Such changes require the consent of both the levels of government. इसमें जो प्रोविज़न होता है, फंडामेंटल प्रोविजंस जो मेंशन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो चेंज नहीं होते किसी भी लेवल पर. उनको चेंज करने के लिए दोनों ही लेवल्स को एक कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. इसमें कोर्ट्स के पास पावर होती है कि वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट कर सके
और जो उनकी पावर्स होती है डिफरेंट लेवल्स की उसको भी देख सके. सो द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन अम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स. तो इसमें जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी लेवल्स में तो उसको वो देख सकता है. नेक्स्ट, सोर्सेज of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. इसमें जो सोर्सेज होते हैं, रेवेन्यू के जो सोर्सेज होते हैं हर एक लेवल में, जो गवर्नमेंट के लेवल होते हैं वो क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं फाइनेंशियली. यानी सब कुछ स्पेसिफाई होता है. जो भी सोर्सेज हैं, कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ से टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं, सभी कुछ स्पेसिफाइड होता है. नेक्स्ट, द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स. इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लाइक to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. इसमें क्या होता है, फर्स्ट इसका जो मोटिव है, इसमें ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, कि ये सेफ गार्ड की तरह काम करता है और यूनिटी को प्रमोट करता है कंट्री में. ठीक है, और हमारी जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ है उसको प्रमोट करता है. और इसमें जो गवर्नमेंट्स होती है वो डिफरेंट लेवल्स के उसके लिए एग्री होती है. जो रूल्स होते हैं पावर शेयरिंग के लिए उसके लिए एग्री करती है. एंड दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट. और वो दोनों के बीच में एक ट्रस्ट को बना कर रखती है कि दोनों के बीच में जो भी कुछ एग्रीमेंट हुआ है उसके बीच एक ट्रस्ट होता है. एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर. इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. किसी भी फेडरल सिस्टम में दो एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि उन दोनों के बीच जो म्यूचुअल ट्रस्ट होता है और एग्रीमेंट होता है साथ जीने का, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर. द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, एंड दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली on context in which the federation was formed. So there are two kinds of routes through which federations have been formed. दो रूट्स होते हैं जिससे कि फेडरेशन किस तरीके से फॉर्म है. फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they increase their security. So this type of coming together federation includes the countries USA, Switzerland and Australia. And in the first case, all the constituent states usually have equal power and are strong vis-a-vis the federal government. So इसमें जो एग्जैक्ट बैलेंस होता है पावर का, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है वो एक दूसरे को वेरीज करता है. और इसमें जो बैलेंस होता है आपस में, जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में हमने देखा है, यानी कि जो जिस तरह की फेडरेशन फॉर्म हुई थी, तो इसमें दो तरीके के रूट्स डिफाइन होते हैं. फर्स्ट रूट में क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है इंडिपेंडेंट स्टेट्स को जो कि एक साथ मिलकर एक बिगर यूनिट, एक बड़ी यूनिट बनाते हैं. ठीक है, जैसे कमिंग टुगेदर फेडरेशंस के नाम से. इसमें कुछ कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं जैसे कि USA, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. तो उन्होंने कमिंग टुगेदर फेडरेशंस के नाम से इसको बनाया है. सेकेंड रूट होता है, सेकेंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड to divide its power between the constituent states and the national government. India, Spain and Belgium are examples of these kind holding together federations. In this second category, the central government tends to be more powerful vis-a-vis the states. Very often different constituent units of the federations have unequal power. Some units are granted special powers. सेकेंड रूट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक लार्ज कंट्री होती है, जो बड़ी कंट्री होती है, जो अपनी डिसाइड करती है अपनी पावर्स को डिवाइड करने के लिए स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में. जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम का. उन्होंने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस के नाम से बनाया हुआ है. इसमें क्या होता है, इस कैटेगरी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो मोर पावरफुल, मतलब वो उनसे ज़्यादा पावरफुल होती है. सो इसमें क्या होता है, जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स होती हैं फेडरेशन की उसमें अनइक्वल पावर्स होती हैं. ठीक है, और कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर्स दी जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. ठीक है, इंडिया को फेडरल कंट्री क्या चीज़ बनाती है ये डिस्कस करेंगे अभी हम. हमने पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्मॉल कंट्रीज़ थी जैसे कि बेल्जियम, श्रीलंका. उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए.
So what about a vast country like India with so many languages, so many religions and different regions? सो किस तरह का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता होगा इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग रीजन्स हैं, ठीक है। तो किस तरीके से अरेंज होती हैं सारी चीज़ें, सो ये डिस्कस करते हैं। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन से हम समझते हैं। इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन and soon after independence severely princely states became a part of the country. As you all know that इंडिया ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं इंडिपेंडेंट होने से पहले, राइट उसमें पार्टीशन में, और बहुत पेनफुल भी था ये, बहुत वायलेंस भी हुआ था उस टाइम पर। तो बहुत ही मुश्किल से जो इंडिया को आज़ादी मिली थी उसके बाद से जितने भी स्टेट्स थे सभी स्टेट्स अलग अलग डिफाइन हो चुके थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो अगर हम सभी फीचर्स देखें फेडरलिज्म के जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ये सभी फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, उनके प्रोविजंस पर अप्लाई होते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें 2 तरह की सिस्टम होते हैं गवर्नमेंट की। फर्स्ट इज़ यूनियन गवर्नमेंट, जिसे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, जो यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट्स को। और थर्ड टियर में क्या होता है, लाइक पंचायत्स और म्यूनसिपैलिटीज़ हो जाते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था पहले कि गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, राइट। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड इज एट द लास्ट लाइक पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़ एक्सेट्रा, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जिसे कि हम बोलते हैं। So as in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. इसमें सभी के अलग अलग अधिकार होते हैं, अलग अलग राइट्स होते हैं सभी को हर लेवल्स में, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो इसमें इनको जो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन किया है पावर का, लेजिस्लेटिव सिस्टम बनाया है जो, उसमें कुछ चीज़ें हैं, इसमें 3 लिस्ट होती हैं, उसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। फर्स्ट हमारी जो यूनियन लिस्ट है उसमें ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि डिफेंस है, ठीक है, डिफेंस है कंट्री का, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग सिस्टम्स है, कम्युनिकेशंस है। सो ये उस लिस्ट में इंक्लूड है। द यूनियन गवर्नमेंट अलॉन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स। इनके लिए जो लॉज बनते हैं, जो कानून बनते हैं, वो अकेले यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। सेकेंड है स्टेट लिस्ट। इट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, and the state governments alone can make laws relating to the subjects mentioned in the state list. It includes like police, trade, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, ये सब इंक्लूड करती है। और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको वो अकेले लॉज बना सकती है इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। थर्ड इज कंक्यूरेंट लिस्ट। इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें दोनों के ही सब्जेक्ट्स को शेयर किया जाता है कंकरेंट लिस्ट में, यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट, सच एज एजुकेशन सिस्टम, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी और यूनियन गवर्नमेंट्स भी दोनों मिलकर लॉ बना सकती हैं, राइट। Some states enjoy a special status like Jammu and Kashmir has its own constitution. Many provisions of the Indian constitution are not applicable to this state without the approval of state assembly. Like कुछ states होते हैं जो special status enjoy करते हैं, like जम्मू एंड कश्मीर है, उसका own constitution है, ठीक है। उसमें कुछ provisions जो apply होते हैं जो कि बिना state assembly के approval के आगे नहीं जा सकते हैं। Indians who are not permanent residents of the states cannot buy land or house here. यहाँ पर क्या था कि जो इंडियंस होते थे जो कि यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं हैं,
या वो यहाँ पर अपना घर या लैंड ओन नहीं कर सकते हैं। तो सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल, इस तरह का यहाँ पर सिस्टम था। सो देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच इन्जॉय वेरी लिटिल पावर, इसी तरह से कुछ और इंडियन यूनियन में कुछ और यूनिट्स भी होती हैं जो कि थोड़ी सी पावर इन्जॉय करती हैं अपनी। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल, जो एरियाज में बहुत स्मॉल हैं वो थोड़े से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उनको क्या होता है, उनको एग्जिस्टिंग जो स्टेट्स होते हैं उनके साथ क्या कर देते हैं, जो छोटे एरियाज होते हैं उनको मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। दीज एरिया लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, ये सब यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, ठीक है। एंड दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ अ स्टेट, इन यूनियन टेरिटरीज के पास पावर्स नहीं है स्टेट की, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज, इन यूनियन टेरिटरीज में एक स्पेशल पावर चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। So this sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure to the constitution. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement, and the parliament cannot on its own change this arrangement. So I hope you all understand these topics carefully. For the next topics we can meet in the next class. Till then, bye bye.